Assalamualaikum everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah, and today is day 36 of us being together every day. As in us, guys. you and us. Yes, so without a break, and we were counting today, so 30 days of Ramzan, alhamdulillah. और उससे पहले भी 5-6 दिन से हम आ ही रहे थे आपसे, क्योंकि छुट्टी बीच में हमारी ख़त्म हो गई थी ना. सो लगभग कोई ऑलमोस्ट 35 डेज. हाँ, लेकिन हमारा इरादा इंशाल्लाह ये है कि हम इसको 41-42 पर लेके जाएंगे. हम एक रिकॉर्ड कायम करेंगे, क्योंकि हमारा दिल ही नहीं लगता आपके बिना. और ये हकीकत बात है. पता है, जब कुछ नहीं होता ना और आपसे मुलाकात नहीं होती जिस दिन, तो फिर हम ज़रा सोचते हैं कि अरे आज तो वाकई समथिंग इज़ मिसिंग आउट. फिर ज़रा बोर से होना स्टार्ट हो जाते हैं. लिहाजा हमने ये डिसाइड किया कि आज तो मतलब नो मोर मिस्ट्री. ऑफ कोर्स कल ईद है इंशाल्लाह, और आज भी वैसे तो आधे जो मुसलमान दुनिया है वो आज ईद मना रहे हैं. सो देयर इज यूएई, मिडिल ईस्ट, सऊदीया, कनाडा, यूएस, एवरीबॉडी इज बाय द वे ईद मुबारक. ईद मुबारक टू बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त जो दुनिया में जहां जहां ईद मना रहे हैं. ये था कि सो आज ये बात खत्म नहीं होने वाली. इंशाल्लाह हम ईद के दिनों में भी आपसे मिलेंगे हैं जी. कल इंशाल्लाह सुबह 9 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होगी ईद की तैयारियों के साथ. लेकिन एट द सेम टाइम आपने बता ही दिया, कनाडा वगैरह सब जगह, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, so, हम लोग और फिर इंडिया, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान. हाँ, ये जो सारे मुल्क हैं. अफगानिस्तान में हो गई है. अफगानिस्तान में वैसे हो गई है. हाँ, अफगानिस्तान में हो गई है. आज ईद ईरान में नहीं हुई है. ईरान में भी नहीं हुई. नहीं, ईरान में नहीं हुई है. सो इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो कल ही होगी. तो ये कंपनी है भाई हमारे पास, तो लिहाजा कल ईरान भी कल ही होगी ईद. तो अ बिग चंक इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग टुमारो. और साइंटिफिकली भी आपको पता है, कल हमने माहिर फल्कियात से बात की थी. उन्होंने कहा था कि चांद की इतनी उम्र ही नहीं है कि किसी सूरत भी यहाँ विजिबल हो सके. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप बता रहे थे कल किसी ने तस्वीर लगाई हुई थी चांद. कल मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, गालिबन मालाकंड या अतराफ के किसी इलाके की, और उस भाई ने कहा था कि भाई हम पहाड़ी लोगों को कैसे चांद नजर आ जाता है. आज मैं वीडियो की सूरत में आपको दिखाऊंगा, पर आपको पता है वी शुड नॉट बिलीव एनीथिंग व्हिच कम्स ऑन सोशल मीडिया. इट कैन बी सम अदर डे, बट वो इतनी बड़ी-बड़ी दूरबीनों से नहीं नजर आया. अनाउंस कर रहा था, वैसे बहुत ही मध्यम सी बारीक सी लाइन थी. उतनी बारीक लाइन तो मैंने चांद की एक्चुअल नहीं देखी, जो कैमरा जूम इन करके दिखा रहा था वो. एनी हाउ, बट एक तजवीज़ ये है कि जहाँ जहाँ से इख्तलाफ आता है, जैसे कि मालाकंड, पहाड़ी इलाके और दीगर इलाके, खैबर पख्तूनख्वा से ही ज़्यादातर शहादतें या शवाहिद मौसूल होते हैं ना. आपको पता है पहाड़ भी है, सब कुछ है, ज़रा मतला भी अब साफ है, पोल्यूशन भी कम है. अच्छा, कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाने हैं. तो क्यों ना अगली दफ़ा से, अगले साल से एक प्रैक्टिस कर ली जाए कि इन पहाड़ी इलाकों में भी जोनल कमेटियाँ बना के यहाँ पर लोगों को बिठा दिया जाए विद गुड क्वालिटी टेलीस्कोप्स, और वहाँ पे एक साइंटिफिक तरीके से, एक मोतबर तरीके से शहादतें अगर आ रही हैं तो उनको परख कर फिर पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया जाए. साइंटिफिक तरीका तो फवाद चौधरी ने किया था. हाँ, तो वो एक्यूरेट भी था. बट अगर यहाँ के हमारे भाई, हमारे दोस्त कहते हैं कि भाई हमें तो नजर आ जाता है, और आपको पता ही है ना, मुफ्ती पोपल से ऐलान भी कर देते थे. उन्होंने भी नहीं किया. उन्हें शहादतें मौसूल हुई थी, लेकिन वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए. ठीक, तो भाई इन इलाकों में हमारे जो दोस्त रहते हैं, हमारे पाकिस्तानी जो बसते हैं, इनको फैसिलिटेट किया जाए कि हमें हर दफ़ा ज़रा ये चांद ढूंढ के दिखाया करें. अच्छा जी, अब्दुल्ला सुल्तान की प्लीज़ बात कोई मान जाए, तो लिहाजा बहुत बड़ी एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन विद सम गुड इक्विपमेंट, टेलीस्कोप, ताकि कोई इबाम और एक अच्छा सा बड़ा खैमा सा लगा, मतलब पूरी पार्टी कर लेना, पिकनिक भी हो जाए ये देखते हुए, कोई इबाम ना. अच्छा अब्दुल्ला, कुछ दिखाना चाहते हैं ना, हम ईद मतलब मना रही है दुनिया. नहीं ना तैयारियां, भाई ईद की नमाज हुई है सुबह सुबह मक्का मदीना में, खास तौर पे वो मनाजिर तो देखने वाले होते हैं, तो परवर मनाजिर. दैट इज वेरी ट्रू. तो ये जरा देखते हैं. ये मक्का मुकरमा के मनाजिर हैं. मस्जिद नबवी में भी रूह परवर इज्तिमात थे ईद उल फितर की नमाज के. और पता है क्या, आप पूरी दुनिया में आपको फेस्टिविटी नज़र आती है, लेकिन मैंने जो ईद मदीना मुनव्वरा में एक्सपीरियंस की, मुझे जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है ना, ये बाय द वे मदीना मुनव्वरा ही है, जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है ना, क्योंकि रमज़ान की रौनक का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते. मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो लिटरली मैंने लोगों के चेहरे बुझे हुए देखे हैं कि अब ईद हो गई है, अब ईद हो गई है, और रमज़ान का ये सारा माहौल और ये फेस्टिविटी और इबादत
वो ख़त्म हो जाएंगी और वो सिलसिला ज़रा अब अगले साल तक पेंडिंग हो जाएगा। सो दैट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ मैंने देखा है। ईद की अपनी नेचुरल खुशी तो होती है, लेकिन रमज़ान के जाने का दुख इतना डोमिनेंट होता है इवन इन द माहौल, इन द फ़ज़ा, कि वो ईद की खुशी मतलब आप अपने आप से कंपैरिजन करें ना, ऑल्दो हम पूरा साल इंतजार करते हैं रमजान का, बड़ा एंजॉय करते हैं रमजान के महीने में, इट्स अ डिफरेंट रूटीन, लेकिन ईद आने वाली होती है तो लेकिन ईद की भी खुशी होती है, सीन ऑन हो जाता है सबका। बिल्कुल, लेट्स गेट बैक यू नो टू द रूटीन, लेकिन यहाँ एक उल्टा सीन है जो कि वी कैन एक्चुअली बिल्कुल अंडरस्टैंड। अच्छा जी, बहुत हो गई ईद की बातें, और हमारी तो ईद कल है, तो कल तो बहुत हमने गप्पे लगानी है, लेकिन कुछ अपडेट्स, कुछ वी हैव टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड। ऑल्दो आज थोड़ी सी ब्रेक लगी हुई है पॉलिटिक्स में, है ना? लगी हुई है ना? देखते हैं कि हमारा अभी नहीं अभी नॉट एज सच लगी हुई है। अभी सराजुल हक साहब ने गुफ्तगू की है, बड़ी अहम बातें वो भी कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे कोशिश में अपनी, और वाकई कोई सियासी अफाम तफहीम के जरिए मामलात का हल निकल आए। लेकिन शेख रशीद तो आपको पता है ना, कल जियो के ही शाजिब खानजादा साहब की गुफ्तगू में कह चुके हैं कि कोई अफाम तफहीम नहीं होनी, मुज़ाकरात नाकाम होंगे। सो अच्छा जी, सियासी जमातें आपको पता है अच्छी कर लेता है कम से कम, जब आगे कुछ ना कहना, सियासी जमातें एक ही दिन इलेक्शन कराने की तारीख पर इत्तेफाक कर ले, और फिलहाल तो ये इंतहाई मुश्किल लग रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए कोशिश कर रही है, और शायद जिसका ये काम नहीं है। अदालत ने कल वाजे कर दिया कि सियासतदान तारीख तय कर लें तो अच्छा है, वरना 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का फैसला बरकरार रहेगा, तो लिहाजा डेट तो दी हुई है ना, अब आप पे है कि अगर आप कोई फैसला कर सकते हैं उससे पहले या नहीं। और अब इसी मामले पर 27 अप्रैल को 27 अप्रैल को अदालत फिर लगेगी, और अदालत को बताया जाएगा कि सियासी जमातें किसी नतीजे पर पहुँच पाई हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, पहुंच पाएंगी या नहीं? देखिए, मुश्किल टास्क है, वक्त दिया जाए तो ज़रूर पहुंच सकती हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इत्तेहादी हुकूमत अक्टूबर से पहले किसी सूरत इलेक्शन पर राज़ी नहीं है। तहरीक इंसाफ जल्द इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसी तरफ से अपने मौक़िफ़ में लचक नज़र नहीं आ रही है। यूँ तो सर्टनली कल तमाम जमातें अदालत में मुज़ाकरात की बात करती रही हैं, लेकिन खुले दिल से मुज़ाकरात का हिस्सा बनने को ऐसा लगता हमें ये है, होपफुली कि हम गलत हों, कोई तैयार नहीं है। नून लीग अदालत में मुज़ाकरात करती रही, लेकिन मरियम नवाज, ये आई एम सॉरी पॉज, ये मुझे अजीब सी बात लगी है। 14 मई वाला तो है फैसला जो नहीं पसंद आ रहा कि एमी 14 मई, लेकिन हम बात भी नहीं करेंगे। मतलब चाहते क्या हो, या तो बात करके बात तो करनी पड़ेगी, सम कंक्लूजन एंड कम अप विद योर ओन डेट और एक्सेप्ट व्हाट दे हैव गिवन। यही सियासी जमातें मुज़ाकरात की बात कर रही थीं, उसी दौरान मरियम नवाज साहिबा ट्वीट कर रही थीं कि बातें तो सियासी जमातों से होती हैं, दहशतगर्दों से नहीं होती हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान तो मुज़ाकरात के सबसे बड़े, आपको पता ही है, मुखालिफ बनकर उभरे हैं, और उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है इस मामले पर। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जनाब चीफ जस्टिस साहब और आपके 2 रुफ़क़ा या 3 रुफ़क़ा, मैं बराह रास्त आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। एक शख्स की खुशनुदी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप पूरी कौम को ज़लील कर रहे हैं। मैं आपके इंसाफ को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं आपके हथौड़े को तस्लीम नहीं करता। हथौड़ा नहीं चलेगा जी, जबर नहीं चलेगा। अगर आपने जबर की बुनियाद पर हम पर फैसले मुसल्लत किए, तो फिर हम भी आपकी अदालत में जाने के बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे जी। चले, मौलाना फजलुर रहमान को आपने सुन लिया। मुज़ाकरात के चैंपियन बनी पीपल्स पार्टी अदालत में तो मुज़ाकरात की हिमायत करती रही, लेकिन बाहर बैठे बिलावल भुट्टो मुज़ाकराती अमल को बंदूक की नोक का नतीजा करार देते रहे, और फिलहाल मुज़ाकरात का ये अमल सियासी भी बज़ाहिर मुस्बत सरगर्मी तो लग रही है, लेकिन इसमें संजीदगी का फुकदान है, और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि तीसरी कुव्वत को दरमियान में आना पड़ेगा। The very thing that should perhaps not happen ever anymore. मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ इसे और गलत भी नहीं समझती ना, ट्रेजेडी तो ये है, मतलब वोट को इज्जत दो, और फिर जनरल बाजवा के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तैनाती के मामला सेटल हो जाएंगे। मामला सेटल क्या हुए, ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल तो उल्टे पड़ गए, जियो पे बैठ के वो गालिबन बात कर रहे थे, और कहाँ गई फिर वो वोट को इज्जत दो और ये सारे मामला। ये चार्जशीट है इन तमाम सियासतदानों के खिलाफ जो इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में अमल दखल पे इतनी बुलंदोबंग दावे भी नहीं, इतनी फड़ियाँ मारते हैं, और फिर जो है
उन्हीं की तरफ देखते हैं कि मामलात सेटल करा दें। देखिए ये कितना इसका रोल ओवर इफेक्ट होता है, द टोन एंड द चॉइस ऑफ वर्ड्स। जब सारों की बदलती है ना तो फिर सारों की बदलती है, जैसे हमारी भी बदलना स्टार्ट हो गई। अच्छा सुने क्या कहा था। जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा तमाम सियासी कुव्वतों का कि आगे मुल्क को लेके कैसे जाना है, और रियासती अदारे जब भी उसके अंदर ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो ये क्राइसिस तो चलता रहेगा। इलेक्शन हल नहीं है। बातचीत ही वो वाहिद जरिया है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने पहले भी कहा है, मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को भी इन मुज़ाकरात में शरीक होना चाहिए, क्योंकि इख्तियार सारा उधर है। एस्टैब्लिशमेंट बैठे, हुकूमत बैठे और हम बैठे और एक दूसरे को स्पेस दे के मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश करें। Did he actually say that कि एस्टैब्लिशमेंट बीच में बैठे? तो फवाद चौधरी, वैसे ये फवाद चौधरी तो आपको पता ही ना, वहीं की पैदावार हैं, वहीं से इनको फ़रोग़ दिया गया, इनको यहाँ हाला शेरी देकर यहाँ तक पहुँचाया गया, तो वो तो कहते हैं हकीकत है। लेकिन ये हकीकत तो बदलने का आप सियासतदान दावा करते रहे ना। इमरान खान साहब नहीं करना था भाई, तो अब सारे इंतज़ार में बैठे हैं, बल्कि पहले तो इंसिनुएट करते थे, अब तो बोल रहे हैं मुँह से। क्योंकि आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है ना। जाहिर है कि सियासी जमातों को सियासी निज़ाम चलाना है। अच्छा, जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई भी कोशिश जो है वो रंग लाती दिखाई नहीं देती। हालांकि मौजूदा सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का भी तकाजा है कि मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन हो। मुल्क बार बार अखराजात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बड़ी क्लियर कट किस्म की बात है, अगर कोई समझ जाए इस चीज़ को। कोई समझ जाए तो ना। अच्छा चले फिर। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, अगर उन्होंने अभी हमें ज्वाइन कर लिया तो बता दें। कर लिया मज़हर साहब ने हमें ज्वाइन। मज़हर साहब, मतलब मामला एक तरह से आसान भी है और बहुत गंभीर भी। इलेक्शन होने हैं, सब मानते हैं इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, आई गेस इस पे भी सबका इत्तेफाक है। लेकिन जाहिर है कि एक साथ इलेक्शन 14 मई को तो नहीं हो सकते, क्योंकि वैसे जो बरसर इक़्तिदार हैं वो कहेंगे कि हम क्यों अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर अपने इक़्तिदार से हटें, और फिर किसी एक जमात ने अगर इलेक्शन कराने के लिए असम्बलियाँ तोड़ी हैं तो उनकी ये चाल कामयाब होने दें। क्या हल निकलता नज़र आ रहा है आपको इस मामले का? शुक्रिया अब्दुल्ला और हमाद। देखिए, पहले अभी मैं शुरू में सुन रहा था आपका चांद के हवाले से। इस मुल्क में पिछले 70 साल से तो चांद का और जमहूरियत का एक ही जैसा मसला है, दोनों हमें नज़र नहीं आते। क्या ही बेहतर हो कि सियासी जमातों की भी एक रोयत हिलाल कमेटी बना ली जाए। वाह, अच्छी बात है। कब जमहूरियत आती है, कब नहीं आती है। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो जाहिर है बहुत गंभीर है, और ऐसा लगता है कि बातचीत नहीं हो रही। अच्छा हो यहाँ से इब्तिदा कर लें कि कल ईद है, कल सियासी जमातें, सियासी कायदीन एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद दें, चाहे सियासी बातें ना करें, कम अज़ कम ईद की मुबारकबाद तो देने जा ही सकते हैं। क्या ही अच्छा हो कि आज वज़ीर आज़म ऐलान करें तमाम सियासी कैदियों का, जो सियासी जमातों के ख़ास तौर पे अपोजिशन के लोग बंद हैं, उनकी रिहाई का ऐलान कर दें। क्या ही अच्छा हो कि जो PDM की गवर्नमेंट जो है वो जो मुकदमात कायम हुए हैं पिछले 11-12 महीने में, माँ सिवाय उसके के जो संगीन है उनको विड्रॉ कर लें। लेकिन कुछ नहीं लगता। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान का जो इतना सख्त मौक़िफ़ है वो आज से नहीं है। मौलाना का तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत पहले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, और उसकी वजूहात हैं। मौलाना जो है वो ज़ाहिर है JUI जो है खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे 1970 से बहुत मजबूत जमात है। 1970 में भी जब पीपल्स पार्टी का बहुत ज़ोर था तो वहाँ उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई थी, मौलाना मुफ्ती महमूद वज़ीर आला बने थे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। 2002 के बाद से, 2002 में भी जब मुत्तहदा मजलिस अमल थी तो JUI का चीफ मिनिस्टर थे अकरम दुरानी साहब। लेकिन हमने 2008 में भी जो है मुश्तरका बनी थी, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल थी और JUI भी। लेकिन 2013 के ऑनवर्ड्स हमें ये नज़र आता है कि JUI का ज़ोर ख़त्म हुआ और तहरीक इंसाफ का ज़ोर बढ़ा। अब मौलाना उसको चाहे इंजीनियर कहें, जो भी कहें, लेकिन असल में सिर्फ यही नहीं हुआ। 2013 में जमात इस्लामी और जो है वो PTI ने हुकूमत बनाई, और 2018 में PTI ने 2/3 मेजॉरिटी ली, जो एक रिकॉर्ड था
कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा में कोई गवर्नमेंट जो है, कोई पार्टी सेकंड टर्म में नहीं आई। और अब भी जो थर्ड टर्म के सर्वेज हैं वो यही बता रहे हैं कि पीटीआई हैट्रिक कर लेगी। अब ये वो चीज़ है जब होगा तब देखेंगे। नहीं, लेकिन ये वो चीज़ है अब्दुल्ला कि जिसकी वजह से जो है वो JUI, अच्छा उसके अलावा सबसे ज़्यादा इमरान खान ने ज़ाती अटैक किए हैं मौलाना पे। अच्छा, JUI ने भी, मौलाना ने तो PDM, आपको याद है मौलाना ने जो JUI की ख़वातीन के हवाले से भी PTI के जो लोग धरनों में जाते थे उनके हवाले से भी तकरीरों में, लेकिन चले तकरीरों में वो बात, तो इस तरह से उनका जो गैप है वो बढ़ता गया, पॉलिटिकल गैप बढ़ता गया बिटवीन JUI और PTI, और किसी ने इसको प्लग इन करने की कोशिश नहीं की। यही सूरत हाल PMLN और PTI में भी नज़र आती है। ज़ाती अटैक, नवाज शरीफ और उसके ऊपर ज़ाती अटैक, उधर से भी ज़ाती अटैक, दोनों तरफ से ज़ाती अटैक, और साथ में PTI जो है वो इन रोड करती रही, जिसको PDM नहीं समझ सकी। PTI का वोट बैंक समझने में PDM ने बहुत बड़ी गलती की। आप सिर्फ कहते रहे इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहता है, आज भी है। ये जो बीच में कल जो डेवलपमेंट हुई है, नज़र साहब 14 मई को अगर पंजाब के इलेक्शन हो जाते हैं, ये बात क्यों नहीं किसी को समझ आ रही कि उससे मसला हल नहीं होगा, मसला बढ़ेगा? ये बात समझ में आप मानते हैं बात कि 14 मई को अगर इलेक्शन होते हैं तो मसले का हल नहीं होगा, वो मसला बढ़ाने वाली बात होगी? देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में तो है मसला जो है, जाहिर है उसका एक सियासी पहलू है जो बहुत शदीद है कि अगर सिर्फ पंजाब में, और अभी तो यही लग रहा है कि तो इवन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहे, तो अगर सिर्फ पंजाब में होते हैं, पंजाब में इलेक्शंस होते हैं, तो पॉलिटिकली तो उस चीज़ को जाहिर है छोटे सूबों में इस चीज़ का एहसास महरूमी होगा और उन्हें ये फील होगा कि इनसिक्योर फील करेंगे। लेकिन उसका जो आइनी पहलू है वो तो बड़ा वाज़ेह है। आइनी तौर पे आप कैसे उससे निकल सकते हैं? हालांकि एक्सीड कर गए हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट फौरी तौर पे या जो 90 रोज़ में इलेक्शन थे वो हो जाते, इलेक्शन कमीशन के राह में रुकावट नहीं डाली जाती, तो 90 रोज़ में इलेक्शन होते तो कौन सी क़यामत टूट पड़ती, क्या हो जाता? अगर 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाते, एक तरीका तो ये था कि जब ये बात हुई थी कि वो असेंबलियाँ तहलील कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इंगेज करती और कहते कि एक साथ इलेक्शन करा लें। हो सकता है कि उस वक्त वो तहलील ना करते, थोड़ा सा आगे चले जाते। तो दोनों तरफ से एक एक्सट्रीम पोजीशंस पे हैं, गवर्नमेंट भी एक्सट्रीम पोजीशंस पे है। अब बीच में आ गई सुप्रीम कोर्ट, जो गैर ज़रूरी था, क्योंकि एक मसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में था। लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील हो रही थी। उसके बीच में सुओ मोटो समझ में नहीं आता कि सुओ मोटो लेने की ज़रूरत है। उस पर तो बहुत बात ऑलरेडी हो ही चुकी है, अब वो हो भी रहा है साथ साथ। लेकिन मज़हर साहब, आप कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन हो जाते, उसके बाद पंजाब असेंबली की मुद्दत हमेशा ही पहले ख़त्म होती रहती है और बाकी असेंबलियों की मुद्दतें बाद में ख़त्म होती रहती हैं। बाकी असेंबलियाँ लिटरली उनकी कोई सिम्बॉलिक वैल्यू भी ना रहती, क्योंकि जो पंजाब जीत जाता वो हुकूमत बना लेता। तो ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल केओस को शुरू करने वाली बात नहीं है कि पंजाब में पहले इलेक्शन हो जाए, बाकी सारे बाद में होते रहे। और आइन की वो शिक भी तो है कि जब इलेक्शन हो तो वो निगरान हुकूमतें हों। जब जनरल इलेक्शन की सीटों पे वोटिंग होगी पंजाब में ही, तो वहाँ निगरान हुकूमत तो नहीं होती। फिर देखिए, यही चीज अब इमरान खान का भी तो 1.5 साल ज़ाया हुआ ना। इमरान खान का 1.5 साल आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए ले लिया। यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आइनी रास्ता था, आइनी रास्ता इख्तियार किया, उसे हटा दिया। क्या असेंबली तहलील करना आइनी रास्ता नहीं था? क्या पहले इक़दाम से जमहूरियत को फ़ायदा हुआ, सियासत को फ़ायदा हुआ? क्या असेंबलियाँ तहलील करने से जमहूरियत को फ़ायदा हुआ, सियासत? दोनों आइनी रास्ते थे, दोनों आइन में मौजूद हैं शिकें। लेकिन क्या उससे हमने पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी को सर्व किया है या नहीं किया? ये बुनियादी क्वेश्चन है कि जब इमरान खान असेंबलियाँ तहलील कर रहे थे तो उनसे कोई सवाल करे कि क्यों कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी मैं चाहता हूँ पूरे मुल्क में इंतखाबात हो, तो भाई मरकज़ तो नहीं मान रहा, तो आप क्यों तहलील कर रहे हैं? 60% पाकिस्तान पे आपकी हुकूमत है, आप क्यों उसे ख़त्म कर रहे हैं? या तो एक एग्रीमेंट हो, उस वक्त आप ख़त्म करें। तो इमरान खान की उस वक्त मंतक नहीं समझ में आ रही थी, और उन्होंने जिस तरह तहलील की वो बिल्कुल एक गैर सियासी था। लेकिन अगर तहलील हो गई फिर तो आपने आइनी रास्ता ही इख्तियार करना है। फिर तो आपके पास वो नहीं है कि आप अगर मगर करें, क्योंकि इस तरह करने से भी आप एक आइनी बहरान में
तो चले गए हैं ना, ये बात सियासी तौर पे बिल्कुल ठीक है और वजन रखती है कि जी फिर आज से 5 साल बाद क्या हो, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें आप उसमें। तो दोनों तरफ एक एक्सट्रीम पोजीशंस ली गई हैं। असल में जो क्राइसिस आ गया है वो सुप्रीम कोर्ट का आ गया है और सुप्रीम कोर्ट भी डिवाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट, एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट हमें नजर आती है और एक डिवाइडेड गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान है ना। उधर वो उनको वापस ले आते हैं कौमी असेंबली में, वो भी इकदाम नहीं किया जा रहा। तो ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशरी, वो बिल्कुल एक ब्रेक डाउन लग रहा है। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 2-3 दिन में जी, इसमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का रोल नजर आता है। हाँ। कहीं ना कहीं चाहे पसे पर्दा वो रोल नजर आता है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही वो मीटिंग हुई चीफ जस्टिस के साथ, उसके बाद एक पिटीशन आ जाती है जिस पिटिशनर का कोई ताल्लुक नहीं पंजाब से, वो पिटिशनर कैसे आ गई, वो टेकअप हो गई, पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग लिया और 27 तक हम चले गए। चलिए 27 तो अब देख, मतलब सब सारे मिलके 27 का वेट करते हैं। हम 27 को फिर इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। अभी सर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। क्या आप कुछ ट्विटर वाले, आपका हट गया नहीं हटा? हाँ, ओ यस, ये तो बात हमने की नहीं। अगर हमारे पास टाइम है तो 2 मिनट में भाई, ट्विटर का जो टिक है, ब्लू टिक, जो वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए होता था, वो हटना स्टार्ट हो गया। सुबह में उठी हूँ तो मेरे अकाउंट का टिक वाज गॉन। अब्दुल्ला, इस बात की आपको खुशी हुई? क्योंकि आप काफ़ी देर से चाहते थे ना आपका भी हो। नहीं, मेरा हो गया ना, लेकिन अब मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया था ना। अच्छा, आपने पैसे दिए थे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब आपको पता है कि साल में आपको 32,500 देने होंगे टू कीप दैट ब्लू टिक। तो वो कोई नहीं, हमने क्रेडिट कार्ड पे किस्तें करा ली। बट इतना जरूरी क्या है? वैसे ही मुझे तो ऑनेस्टली वैसे एक अगले साल से हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन एक साल हमने जरा, लेकिन मेरा ख्याल, मैंने तो बहुत सालों से ब्लू टिक था, बट हैविंग सेड दैट अब वो हट गया। थोड़ी सी एक ऑफ सी फीलिंग हुई, लेकिन ऑनेस्टली जब किसी ने पॉइंट आउट किया तो मैंने नोटिस किया। वैसे मुझे पहले पता नहीं था। हैविंग सेड दैट, I am not really in the favor of paying to get that blue tick. It doesn't make sense to me. हम क्यों पैसे दें भाई? मेरा ख्याल है कि इस फैसिलिटी के। चलें अब इस पे, अब वैसे आपकी क्या राय है इस पे? आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के बताइएगा कि would you pay for the subscription of the blue tick? मतलब आपको पैसे दे के अपनी वैलिडिटी हासिल करनी है कि नहीं करनी? हम लेकिन पैसे दे के वैलिडिटी हासिल क्यों करनी है जी? वैसे ही हम वैलिड हैं, बिल्कुल ठीक है। और अभी इतने सालों से ब्लू टिक था ना, तो समझ तो आ ही गई होगी लोगों को कि ये वेरीफाइड वाला ही अकाउंट है, तो क्यों लगाएं उसमें? लेकिन अब्दुल्ला के पास है वैसे टिक, बिकॉज बट यू हैड टिक। अब मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग पैसे ले रहे हैं फॉर द ब्लू टिक, तो फिर आप मोनेटाइज करें ट्विटर को भी, रीट्वीट्स को मोनेटाइज कर लें, कोट ट्वीट्स को मोनेटाइज करें। अच्छा, आप चाहते हैं कि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो हमें पैसे मिलने चाहिए। फिर बिजनेस मॉडल लाना है तो ऐसे ही लाओ ना भाई। तो फिर यूट्यूब, ये ट्विटर तो फिर ना रहा ना भाई। एलोन मस्क भाई को कौन है कुछ जरा इस पे जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँच गई है तो हम ब्रेक ही ले लेते हैं। मतलब भाई एलोन तक पहुँच रहे हैं। और कौन आपको पता है, ही इज वेरी पर्सनली वेरी एक्टिव। Welcome back, जी, और happy Chand Raat to everybody who's watching this right now. But it is not Chand Raat अभी। चांद दिन चल चांद दोपहर। लास्ट रोज़ा आपको पता ही है, और हमारा साथ माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गुजरा है, और अभी ख़त्म नहीं हुआ। कल इंशाल्लाह ईद पे भी साथ होंगे, कल परसों नरसों। अच्छा, वज़ीर ख़जाना आपको जल्दी से याद दिला दें कि इसहाक डार कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, मगर ये भी मान लें प्लीज़ कि अवाम आज जिस खौफनाक महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं ना, इसकी भी कभी हमने मतलब एक उम्र गुजर गई, अपने बड़े बूढ़ों से सुन लें, पाकिस्तान ने कभी ऐसा हाल नहीं देखा। और इतना रैपिड, मतलब ऐसे कई 100 गुना महंगाई हो गई ना, कई 100 गुना चीज़ें महंगी हो गई। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां उरूज पर हो जाती हैं, बाजार खरीदारों से भी भरते हैं। हाँ। मगर इस बार खौफनाक महंगाई ने ईद की तैयारी को भी मुतासिर किया है। मुख्तलिफ शहरों में येट हमने फिर भी देखा है कि बाजार भरे होते हैं, लेकिन बहुत सारे विंडो शॉपर्स भी होते हैं इसमें। वो तो फिगर्स जब आएंगे ना। somebody is taking us shopping। हाँ। तो हमारे पास पूरी एक लिस्ट है। पहले लाहौर से, बिल्कुल लाहौर से दुआ मिर्जा हमें बता रही हैं कि ईद की क्या शॉपिंग हो रही है।
हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं और वापस लौटने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। लेकिन यहाँ पर अभी भी ख़वातीन चूँकि विंडो शॉपिंग करने भी पूरा साल आती हैं, इसलिए ईद पर तो स्पेशली आती हैं। यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं और आप फेस्टिविटी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़रीदारी हो सकती है, हो रही है। अच्छा बताइएगा कि आपने कुछ ख़रीदा है, कैसी तैयारी है? प्राइसेस बहुत हाई हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग भी क्या करें ना, अब इनको भी ईद के करीब है और जिस तरह ख़रीदा गया है, जिस तरह महंगाई में इन्हें मिला है तो महंगा मिला है तो महंगा ही बेचेंगे ना। बहसो तकरार हो रही है दुकानदारों की और शहरियों की, लेकिन दोनों ये भी मानते हैं कि महंगाई दोनों तरफ से ज़्यादा है, इसलिए दोनों का कसूर नहीं है। लेकिन बच्चे ये बात नहीं समझते, क्योंकि बच्चे गैर सियासी होते हैं। बच्चों की ज़िद है कि उनको लाजमी शॉपिंग करवाई जाए, तीनों दिन की मैचिंग भी लेके दी जाए और सूट भी लेके दिए जाए। तो माएँ इस वक्त परेशान हैं और पाकिस्तानी शोहर भी इस वक्त नाराज़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वो तो सामान पकड़े हाथ बांधे बाहर खड़े हुए हैं और बेगमात को लेके आए हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन जो ओवरऑल है वो फेस्टिविटी ईद की जैसी होती है, वो है गहमा गहमी भी है। दोपहर को चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रात को अफ्तार के फौरी बाद ही हम देखते हैं कि फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद मार्केट में हमें नज़र आ रही है। कपड़े बना लिए गए हैं, जूतों की बारी है और मैचिंग की बारी है और लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए तो वो बेहतर ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ इसके साथ ईद की जो सेल है हर ब्रांड ने, हर दुकान ने वो लगा रखी है, उससे भी खासा फ़र्क पड़ता है और उससे भी लोग मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं और साथ साथ शॉपिंग कर रहे हैं। जी, तो ये दुआ ने हमारे कहने पे रात को जो है औकात में, आपको पता है ना रश तो तभी पड़ता है, तो तब ये रिकॉर्ड किया था। जगह पहचानी है आपने वैसे लाहौर में? मुझे भी ऐसा ही थी, बताया उन्होंने। अच्छा, अभी हम जाएंगे शीबा के पास, वो पेशावर से हमें बताएंगे। पेशावर के बाज़ारों में भी ईद की ख़रीदारी जो है वो अरूज पर है। पेशावर के तमाम छोटे बड़े बाज़ारों में ख़वातीन का रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के सदर बाज़ार में। इस बाज़ार में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, चूड़ियों के स्टॉल्स। ख़वातीन जो है वो नित नए डिज़ाइन के मैचिंग कपड़ों के साथ चूड़ियाँ जो है वो ख़रीद रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर भी खासा रश दिखाई दे रहा है और ख़वातीन नित नए डिज़ाइन की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है उनमें दिलचस्पी ले रही हैं। यहाँ पर बच्चों को हमने देखा तो बच्चे भी जो है वो ईद की ख़रीदारी में काफ़ी जो है पुरजोश नज़र आ रही हैं और ईद की ख़रीदारी वो कर रही हैं। ख़वातीन से हमारी बात हुई तो ख़वातीन का ये कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल महंगाई में जो है वो 20 से 30% तक इजाफा हुआ है। लेकिन ख़वातीन का यही कहना है कि ईद आ रही है, जैसे भी हो उन्होंने ख़रीदारी करनी है। पेशावर के बाज़ारों में अफ्तारी के बाद रात गए तक ख़रीदारों का रश जो है वो लगा रहता है। जी, अच्छा, तो शॉपिंग हो रही है, मसले मसाइल भी हैं, लेकिन शॉपिंग से कौन रुकता है? और फिर आपको पता है कुछ लोगों की शॉपिंग के हवाले से भी मजबूरियां होती हैं, क्योंकि घर में बच्चे भी बड़ा रौला डाल रहे होते हैं कि कोई नई चीज़ पहननी ज़रूरी है। तो शॉपिंग तो चल रही है। अच्छा जी, हाँ, अब आपको पता है ये कोई बात नहीं। ओके, ऑलराइट, या आपकी हो गई तैयारी? कुछ लास्ट मिनट रहती है? मेरी तैयारी होगी, लेकिन मैं एकदम भूल गई थी कि क्या हम ब्रेक ले रहे हैं? हाँ, हम ब्रेक लेंगे। ओके, हम ब्रेक ले रहे हैं। मेरी तैयारी क्या, मैं तैयारी बैठी हुई हूँ और कितनी तैयारी होनी है? कोई खास तैयारी नहीं होती आपकी? जो खास तैयारी है ना वो बस आपके सामने है, वो कल आ जाएगी आपके सामने। इनकी कितनी खास तैयारी है? ऐसे ही है? इतनी मेरी नहीं होती, वो होती थी किसी ज़माने में, अब नहीं। ओके, ब्रेक ले रहे हैं। वैसे मैं देख रहा था एक रैंडम फैक्ट, अगर क्वीन एलिजाबेथ आज जिंदा होती तो उनकी 97वीं सालगिरह होती है आज। Just by the way. 97th, yes. Anyhow, 297 की बात करते हैं। लेकिन एक सेकेंड, अब पहले मैंने एक बात करनी थी, जस्ट टू पॉइंट इट आउट कि कल जो क्रिकेट मैच हुआ, जो कि फिर ख़त्म ही हो गया, अबैंडन हो गया, उसमें क्या हुआ? इन द सेंस आपने देखा था कि कमेंटेटर्स भी कह रहे थे जो बाहर से आए हुए हैं कि हमने कभी ये फिनोमेना नहीं देखा कि जो हेल स्टॉर्म था, the ground was white, covered, it was white, it was, और ये देखिए नजर आ रहा था, मतलब we were watching in screen, मैंने सोचा कि जी थोड़ी बहुत बारिश स्टार्ट होगी, लेकिन वो स्क्रीन पे नजर आ रहा था कि वो ओले पड़ रहे हैं। It was amazing. आपको पता है बड़ा खतरनाक होता है, मैं अपनी एक पूरी गाड़ी बर्बाद कर चुका हूँ ओलों की जद में। बिल्कुल, ओले, और काफ़ी बड़े बड़े ये ओले थे। तो उसके बाद ऑब्वियसली मैच कुड नॉट गो ऑन, बल्कि वो जो पिच कवर करने आए बेचारे उनको भी कवर लेना पड़ा, क्योंकि वो ओले तो सही पत्थर की तरह सर्वर फट जाते हैं लोगों के। अगर एक फोर्स से, जाहिर है टैंडम साइजेस के, अगर एक बड़ा ओला आपके सर पे आके लगेगा और एक फोर्स से आके लगेगा तो यू कैन गेट इंजर्ड।
आई मीन लाइक हम तो घरों में बैठ के स्क्रीन पे ही देख रहे थे, स्क्रीन पे देखते हुए बड़ा मजा आ रहा था। वो हरे रंग की घास पे और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना, सो नाइस। ये भी है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और पंजाब के इलेक्शन के लिए पीटीआई ने 297 हलकों के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। बहुत से दिल टूटे हैं, बहुत से लोग खुश भी हैं। माजी की काफली के चौधरी परवेज इलाही और इनके साहबजादे मोनस इलाही को भी टिकट मिल गया है। मोनस इलाही को ही ना बना दें वजीर आला अल्टीमेटली, मुझे लगता है अगर अब्बा को नहीं बनाएंगे तो। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। अच्छा, फवाद चौधरी का कहना है कि इस फहरिस्त में अक्सरियत उन उम्मीदवारों की है जो पहले भी पीटीआई के टिकट पर इंतखाब लड़ चुके हैं और पार्टी टिकट की तकसीम के हवाले से पीटीआई में कुछ बेचैनी ऑब्वियसली पाई जाती है, क्योंकि खासतौर पर फवाद चौधरी को खुद को टिकट नहीं मिला और टिकट जारी करने पर एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी टिकट दिया गया है। जिस दिन से वो इख्तिदार से हटे कभी दोबारा नजर नहीं आए, मतलब उका, लेकिन टिकट उनको मिल गया है। और इस मामले में फवाद चौधरी के तासुरात ही बहुत कुछ बता रहे हैं एक्चुअली। फवाद बड़े एक्सप्रेसिव है ना, आपको पता है, खासतौर पे इस शो पे बैठ के तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। बेस्ट फ्रेंडशिप है। एनीवे देखें ना, हाँ वो तो एडवाइस नहीं करेंगे, बट यू नो यू कुड टेल दैट ही इज़ नॉट रियली हैप्पी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पंजाब के अवाम ने 3 साल और 7 माह उस्मान बुज़दार का राज भुगता है। पंजाब बैड गवर्नेंस की मिसाल बना रहा, अकरबा परवरी, करप्शन, सबसे बढ़कर करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल आए, ब्यूरोक्रेसी में तबादलों की म्यूजिकल चेयर चलती रही। वैसे आई वंडर ये भी जो हुक्मरान इतने निकम्मे हैं, इतने बड़े बड़े स्कैंडल आए, किसी को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। बात तो ये हुई ना अब्दुल्ला, क्योंकि अब तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर आउट इन द ओपन कि उस्मान बुज़दार को अगर चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो उस्मान बुज़दार तो नहीं चला रहा होगा ना सूबा, क्योंकि पहले भी तो ऐसा खान साहब की किचन कैबिनेट चला, मतलब तो वो तो बहुत और लोग चला रहे थे इन यू नो मुबैना तौर पर ज़ाहिर है उनके घर में कुछ लोग मौजूद हैं जो फिर चलाते हैं वो मामला। पंजाब की तरक्की का सफर रुक गया। उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पर पार्टी के अंदर से भी आपको पता ही है कब नई आवाज़ें उठी हैं। फवाद चौधरी इतने वोकल थे, वसीम अकरम प्लस की तरह अपने साथ ये चट्टान की तरह इमरान खान अकेले ही खड़े रहे, और तो कोई था नहीं इनके साथ। वैसे हम्माद अजहर को भी बाय द वे टिकट नहीं मिला, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी टू नो एटलीस्ट। और कौन कौन हैं जिनका टिकट ना मिलना या जिनका टिकट मिलना हमें सरप्राइज कर सकता है। रईस अंसारी साहब हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। अंसारी साहब, हम भी उतने ही शॉक्ड हैं जितने फवाद चौधरी शॉक लग रहे थे अभी काशिफ अब्बासी के शो पे कि ना उनको टिकट मिला। हम्माद अजहर जिनको वी वर टोटली एक्सपेक्टिंग कि उनको तो मिलेगा, कुछ और भी तगड़े नाम, हो क्या रहा है? देखिए, जो आपने बात की है ये टिकट्स की, और जिस तरह अब अब्दुल्ला साहब भी कह रहे थे कि बड़े बड़े ऐसे लोग हैं कि जो चाहते थे कि उनको टिकट मिले, उनको टिकट नहीं मिला। मैं थोड़ा सा 2018 में जाना चाहता हूँ। उस वक्त भी बड़े नाम आ रहे थे कई कि इसको वज़ीर आला बनाएंगे, लेकिन इमरान खान ने अचानक बीच में एक ऐसा वज़ीर आला बना दिया बुज़दार को जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो लेकिन जब ये ज़मीनी इलेक्शन हुए और जो पंजाब में 25 सीटों डी सीट हुए थे, उसके बाद इमरान खान की पार्टी जो स्ट्रेंथ थी ना बहुत मजबूत हो गई। पहले आपने देखा होगा कि पार्टी में ये फवाद चौधरी हों और भी ऐसे लोग थे जो बाहर मीडिया पे बैठ के इमरान खान की पॉलिसियों से इख्तलाफ करते थे, लेकिन जब इमरान खान की मजबूती पैदा हुई और जिस तरह ग्राफ नज़र आ रहा है उसमें ये लोग जो हैं इनकी अपनी आवाज़ें बंद हो गई। ये पार्टी में बैठ के इख्तलाफ करते होंगे, पॉलिसी से वो होना भी चाहिए, इख्तलाफ राय होती है, लेकिन आप जो भी फवाद चौधरी साहब को देखें, उनका आपने उतरा हुआ चेहरा देखना था। जिस तरह जवाब दे रहे थे पहले, इस तरह जवाब कभी नहीं देते। बिल्कुल। तो वो जनाब वो हम्माद अजहर, फवाद चौधरी और शाहमूद कुरैशी ये समझ रहे थे कि हमें तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है, टिकट मिल जाएगी। टिकट क्या मिलनी, इमरान खान ने उन्हें करीब नहीं आने दिया। एक अब जो हमजा शहबाज के करीबी रिश्तेदार हैं, मुराद रास नाम है, जो एजुकेशन तालीम थे, उनको टिकट ही नहीं दिया उसने। वैसे उनको तालीम, लेकिन उसके ऐसा लगता था गुफ्तगू जब करते थे तो कि उन्हें छू के नहीं गुजरी तालीम या तरबियत, लेकिन तो दैट मेक सेंस कि उनको टिकट नहीं दिया होगा, परफॉर्मेंस भी खास नहीं थी। व्हाट अबाउट रईस साहब, इनके जो नेफ्यू हैं खान साहब के, जो कि अभी जेल भी काट के निकले हैं और बड़े मुतहर्रिक हैं, वोकल हैं सोशल मीडिया पे भी, उनको टिकट मिला है? हसन न्याजी, उनके भांजे को जी उनका जो भांजा हसन न्याजी, उसको फैसलाबाद से टिकट दिया है क्योंकि लाहौर में उनकी भी जगह नहीं बन रही थी। और जिस तरह आपने बात की वोकल क्या, बाकायदा वो एक लीडर बन गए हैं। और जिस तरह उन पर मुकदमे हुए कराची से पेशावर तक, वो जिस तरह मीडिया में कवरेज भी नहीं, तो उनके ख़ानदान में एक नया लीडर पैदा हो गया।
और जहाँ तक मैं समझता हूँ जो इमरान खान है वो कमरे में बैठ के सियासत करते रहे, और जितनी अपोजिशन है वो रिएक्शनरी रही। मैंने सियासत तो नहीं देखी उनकी, रिएक्शन में रही। और जिस तरह मुकदमे हुए, जो मेरा राय है कि जो इमरान खान का कहते हैं, जो जिस तरह सर्वे आते हैं या सुनते हैं हम कि उसका ग्राफ ऊपर है, तो उसमें मैं तो कहूँगा इसकी ज़िम्मेदार पीडीएम है। ये पीडीएम ने बाकायदा इमरान खान की कंपेन चलाई है उसको शोहरत देने की। अच्छा ये बताइएगा, परवेज़ इलाही को तो चले टिकट मिला ही, पीडीएम ने बिल्कुल बहुत सारे गलत फैसले किए जिससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। रईस साहब ये बताइएगा, परवेज़ इलाही को टिकट मिला, साथ ही मोनस को भी पंजाब से टिकट मिला है। सो अगर अब्बू को नहीं बनाया जाता, वैसे डाउट कि उनकी क्या पहले से सेटिंग है, तय पाया हुआ है कि अगर जीते तो बनाएंगे नहीं तो, एक ही दफ़ा बनाना था ना, वो हो गया। तो क्या मोनस को बना देंगे वज़ीर आला पंजाब, या फिर उस्मान बुज़दार ही किस्मत में लिख दिए गए हैं पंजाब वालों के? देखिए सही आपने कहा कि मैं आपको पहले भी कहता था कि जो इमरान खान है ना, ये अजीब सा आदमी है। उसने परवेज़ इलाही को ना उधर का रहने दी ना इधर का रहने दिया। उन्हें एक आज़ादी सदर बना दिया पार्टी का, और उन्होंने पहले आपको पता था, उन्होंने कहा था कि हम आएंगे 35 सीटें पंजाब में लेंगे और 20 सीटें एमएनए की लेंगे। जनाब उसने कौन सी सीट्स दी हैं उन्हें? उनको वही सीट दी हैं जो उनके पास थी। उसके अलावा उसने ख़ास एक मोनस को दी है बस। लेकिन जहाँ तक आपने बात की मोनस इलाही की, मुझे नहीं लगता उनको या इनको दोनों को बनाएंगे, क्योंकि इन पे इल्ज़ामात भी बहुत परवेज़ इलाही और मोनस इलाही पे और भी नज़र आ रहे हैं। इनके इतने ज़्यादा इल्ज़ामात करप्शन के हैं, तो इस सूरत में मुमकिन मुझे नज़र नहीं आता। और क्या फ़र्क पड़ता है? परवेज़ इलाही साहब को अभी हमने फ्रॉम टाइम टू टाइम जब उनकी बात नहीं मानी जा रही होती तो वो काफ़ी कुछ बोल भी देते होते हैं, थोड़े से ट्रस्ट इशूज़ भी हैं इधर। तो बेसिकली ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है रईस अंसारी साहब के उस्मान बुज़दार को ही वापस दोबारा से सीएम बनाया जाए। देखिए बिल्कुल नज़र तो ऐसा ही आ रहा है कि अगर जो मेरी राय है, अगर तहरीक इंसाफ जीतती है, पहले तो ये बात है ना कि अगर इलेक्शन में वो अक्सरियत लेती है, तो मुझे नहीं नज़र आता कि परवेज़ इलाही होंगे। ये भी हो सकता है कि वो इस वक्त भी इमरान खान वो ये बात सुनने को तैयार नहीं होते कि उस्मान बुज़दार ने काम नहीं किया या उस्मान बुज़दार बुरा है। वो अब भी उस्मान बुज़दार पे उसी तरह फर्म है। वो भी हो सकते हैं, वो आसान न्याजी आ रहा है कोई, और वो तो वैसे भी इस बात के कायल है ना कि परफॉर्मेंस की बेसिस पे वोट नहीं मिलता। वो तो कहते हैं कि परफॉर्मेंस को वोट नहीं मिलता, मैं करके दिखाता हूँ, वो करके दिखा भी रहे हैं। अब ये बताइएगा रईस साहब, शहबाज गिल बेचारे यार, उनको नहीं वो टिकट नहीं मिला। वो तो आपको पता ही है ना, इमरान खान ही उनके बारे में क्या कुछ कहते रहे हैं कि उन्हें किस किस तरह मारा गया। वो वैसे ही थोड़े से आउट भी हुए हैं सीन से। देखिए शहबाज गिल जो उनको टिकट भी नहीं मिला और थोड़ा सा इमरान से वो दूर भी हैं, या कह लें कि इमरान ने ज़रा उन्हें पीछे किया हुआ है। हमें ये भी इतला कि एक मीटिंग हो रही थी, तो आजकल इमरान खान के करीब फ़रत अब्बास हैं, तो फ़रत अब्बास को उसने कान में कहा किस तरह ना शहबाज गिल को बाहर भेजे, मैंने कोई बात करनी है। ख़ुद उसने नहीं कहा। तो अभी तो शहबाज गिल गालिबन मुल्क से बाहर गए हैं। कोर्ट ने तो एक बार की इजाज़त दी है, पता नहीं आते भी कि नहीं आते। तो अभी वो उनसे दूर है। इमरान खान का देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, इमरान खान जिसको करीब करता है बहुत करीब कर लेता है, जिसको दूर करना वो सिर्फ 1 सेकंड लगाता है, 1 सेकंड। जब लोग कहते थे कि जी उनके एटीएम जहांगीर तरीन भी चला गया, ओन चौधरी भी चला गया, अलीम खान भी चला गया, इमरान खान डूब गए, लेकिन वो तो दोनों नज़र नहीं आते, इमरान खान नज़र आता है। तो इसलिए इमरान खान की जो इसमें स्ट्रेंथ है और जिस तरह उसको अभी देख रहे हैं कि जिस तरह उसको बूस्ट मिला है सियासत में, और वो जो नज़र आ रहा है इस वक्त इमरान खान की ताकत में है कि जिसको चाहेंगे वो उसको आउट कर देंगे। और अगर परवेज़ इलाही समझते हैं कि जीतने के बाद उनको तंग करेंगे, तो अगर इमरान खान को सीटें बड़ी अच्छी अक्सरियत से मिल गई तो वो परवेज़ इलाही भी बाहर जाएगा। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते जब वो कुछ फैसला करते हैं। और वो एक आपको आखिरी बात बताऊं कि वो कहते हैं ना एडवाइस देते हैं, वो एडवाइस सुनते हैं, एडवाइस लेते नहीं हैं। इमरान खान सिर्फ एडवाइस सुनते हैं, एडवाइस लेते नहीं है किसी की। फैसला वो अपने करते हैं और समझ से बाहर किसी को समझ भी नहीं आता किसका फैसला करना है। जैसे ये तीनों शेर बन के बैठे थे कि हम ही पंजाब में आ रहे हैं, हम ही पंजाब को संभालेंगे। तीनों आउट कर दिए उन्होंने पंजाब से। और अगर इन्होंने अगर बहुत बोले, अगर ये बोलते रहो, अगर इमरान खान जीत के आता है तो सेंटर में फिर टिकट लेना भी इनको मुश्किल हो जाएगा। अगर इन्होंने पब्लिकली कोई इमरान की पॉलिसी के खिलाफ बात की, तो जिस तरह आपने देखा फवाद चौधरी, जिस तरह देखे फवाद चौधरी पहले टीवी पे इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ वाज़ेह बोल जाते थे, अब उनकी वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है बोलने वाली। उन्हें पता है कि हमें उसने करीब नहीं आने देना। अच्छा रईस साहब, अब भांजे की तो एंट्री हो गई है सियासत में और ऑब्वियसली उसने ज़रा ही हैज़ वर्कड हिज वे अप एज़ वेल। इनकी हमशीराओं में से भी कोई है किसी के इम्कानात सियासत में आने के, या फिर रिजर्व सीट पे आ जाएंगी और फिर आगे इनके
इनकी टॉप टीयर लीडरशिप में शामिल होंगी, इनकी बहनों में से कोई? जब ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि पहली बात है कि इमरान खान के होते हुए उनकी कोई बहन को ना ही रिज़र्व सीट मिलेगी, ना ही वो सियासत में आएंगी। लेकिन जब आप देखेंगे हमला किया गया था ना ज़मान पार्क में, तो वो गेट पे उनकी बहन डॉक्टर उज़मा खड़ी हुई थी। और जब इमरान खान पहले मसला था, आप जलसों में देखें उनकी बहनें आती हैं, लेकिन इमरान कभी उनको सीट नहीं देंगे। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँ, ये जो सोच है ना कि किसी को भी इमरान खान को क्रश कर दिया जाएगा, इससे चीज़ें आप समझते हैं पार्टी ख़त्म नहीं होती। भट्टो को फांसी दे दी गई थी, वो एक पार्टी कायम है, सिंध में उनकी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में उनकी वर्कर हैं, पूरे पाकिस्तान में उनके मेम्बरान भी होते हैं। ऐसे नहीं क्रश होते। अगर फ़र्ज़ करें किसी की सोच ये है कि इमरान खान को क्रश कर दिया जाएगा, और अगर उसकी बहन अलीमा खान खड़ी हो गई, मेरी राय है कि वो इस पार्टी की शोहरत पहले से डबल होगी। तो इसलिए किसी को उनकी लोगों की हमदर्दी है, जो सपोर्टर हैं इमरान खान के, तो जो लोग ये समझते हैं कि इनको क्रश कर देंगे, अंदर कर देंगे, इनको नाहल कर देंगे। अगर इमरान को नाहल करेंगे, पार्टी तो इलेक्शन लड़ रही है उनकी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको? प्राइम मिनिस्टर अगर जीतता है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो इसलिए क्रश करने से किसी को चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, किसी को ख़त्म करने से मामला हल नहीं हो जाते। तो लेकिन आपको एक बात बताता चलो, जो आखिरी बात है, अलीमा खान जो अलीमा खान और डॉक्टर उज़मा है ना, वो पूरी तरह इन हैं। लेकिन अगर इमरान खान की बसूरत कुछ हिसाब नहीं, तो अलीमा खान सामने निकल के दोनों बहनें आ जाएंगी। जी, मतलब उनकी पॉलिटिकल तैयारी पूरी है। बहुत शुक्रिया। यानी देर रेडी कि अगर मौका मिला तो बहुत शुक्रिया रईस साहब। हाउ इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर और आईजी पंजाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नो गो एरिया जो है उसे क्लियर करने के लिए, जहां पर डाकुओं और दहशतगर्दों का अब आपस में अलायंस हो चुका है, तो उस नो गो एरिया को ख़त्म करने के लिए इस वक्त 11,000 पुलिस के जवान जो हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, और APCs का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहाँ पर पुलिस ने दर्जनों अपनी चेक पोस्ट जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर अब कायम कर ली हैं। तो वज़ीर आला पंजाब को जो वहाँ ब्रीफिंग्स दी गई, उनमें ये उनके बाद ये फ़ैसला किया गया है कि चूँकि नो गो एरिया है ये, यहाँ पर रोड्स का नेटवर्क नहीं है, एक्सेस जो है बड़ी मुश्किल है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, जिस वजह से ये डाकू और दहशतगर्द जो हैं वो इस इलाके को इस्तेमाल करते हैं अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों के लिए। तो 60 किलोमीटर का रोड नेटवर्क वहाँ पे जाल सड़कों का बिछाने का फ़ैसला किया गया, और इसके अलावा कुछ मज़ीद फ़ैसले किए गए हैं, जिनमें स्कूल और डिस्पेंसरी के क़याम की भी तजवीज़ आई है, जो कि चीफ़ मिनिस्टर ने उसकी अप्रूवल दे दी है। और अब ये अगले आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल के बाद ये निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर और आईजी पंजाब इनकी गुफ्तगू, इनफैक्ट अभी तो निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ही बात कर रहे थे, आईजी पंजाब भी उनके हमरा बैठे हैं, कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन चल रहा है उससे मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे। ओके, इससे पहले चूंकि हम मौसम का हाल आपको बता रहे थे और क्रिकेट के दौरान कल क्या हुआ, और बड़ी आई वाज टॉकिंग टू माय मदर एंड शी सेड कि क्या लाहौर में ठंडी हवाएं चल रही हैं एंड ऑल दैट। तो अब तो ईद है कल, तो हमने पता करना है कि ईद पे मौसम कैसा होगा। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं। सरदार साहब, ईद के रोज़ मुल्क का मौसम कैसा रहेगा और कहाँ कहाँ बारिशें होंगी? वी आर मोर इंटरेस्टेड इन बारिश। देखिए, ईद के रोज़ मौसम बेशतर इलाकों में खुश्क रहेगा, अलबत्ता जो बिल्कुल शुमाली इलाका जात हैं, KP के यानी अपर चतराल का इलाका हो गया, अपर दीर हो गया, और इसी तरह सवात के कुछ एरियाज़ में, और ख़ासकर उधर जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है फाटा का एरिया, एक्स फाटा का, वहाँ पर, और फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कुछ चंद के इलाकों में हल्की बारिश है, हल्की कहीं और कहीं दरमियानी। जैसे कि ये पिछला तेज़ स्पेल चल रहा था, इस तरह ये स्पेल अब सबसाइड कर रहा है काफ़ी हद तक, आज ख़त्म हो जाएगा बेशतर एरिया से। तो कल जो है वो वही मतलब कहीं कहीं लाइट रेन का की एक्सपेक्टेशन है, अदरवाइज़ जनरली फेयर वेदर होगा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर। अच्छा, आप हैं ही सरदार साहब मौजूद, तो ज़रा आपसे पूछ लें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश आलाबारी हुई, तो क्या फिर हो सकती है ये आलाबारी वगैरह? पिंडी में आपको पता है ना पीर को भी मैच है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट।
नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि ये स्पेल तो तकरीबन सब साइड हो गया है। गुज़श्ता रात यहाँ पर तेज़ बारिश हुई और यालाबारी भी हुई, उसकी वजह से मैच भी मनसूख करना पड़ा। तो अब आज के बाद यहाँ पर वेदर क्लियर है तकरीबन, और अब लाइट रेन के चांसेस हैं। कोई उस तरह का जैसे हैवी वेदर पिछले 2-3 दिन से चल रहा था मुसलसल, खासकर शाम में और रात में, तो वो काफ़ी हद तक सबसाइड कर चुका है। अब आगे क्लियर वेदर है 22 के बाद, तकरीबन 27-28 तक ये कह लें कि कोई इतना सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। कराची का, अच्छा फाइनली कराची का भी बता ही दें कि कराची में, बाकी मुल्क का हम बारिशों का और मौसम का पूछ रहे हैं, कराची में ईद में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी या कुछ हमें भी ब्रेक मिलेगी? देखिए, जैसे कि कराची में चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, अलबत्ता वार्म और ह्यूमिड वेदर है। ये 34-35 इसी रेंज में टेम्परेचर है, लेकिन उसके साथ नमी चूँकि 40-50% एवरेज आजकल रह रही है, तो इस वजह से गर्मी फील ज़्यादा होती है। लेकिन जनरली यही ट्रेंड रहेगा 34-35 या 34 से 36 इस रेंज में आप कह सकते हैं। तो ईद के दिनों में कराची में ऐसा ही मौसम रहेगा। अलबत्ता 24 से लेकर 26-27 तक जो है सेंट्रल और अपर सिंध में टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, अच्छे खासा इजाफा हो जाएगा। 42 डिग्री 43-44 डिग्री कहीं लाड़काना साइड पे और जैकोबाद साइड पे उस पर ये इम्कान है वहाँ टेम्परेचर बढ़ने का, लेकिन कराची में इतना नहीं बढ़ेगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब से। कराची में जैसा है वैसे ही रहेगा मौसम। अभी हम आपको दोबारा बराह रास्त लिए चलेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर बात कर रहे हैं मीडिया से। अंदर से जो ट्वीट्स हो रही हैं या जो फेसबुक पेजेस एक्सेस हो रहे हैं या जो टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं, उनके ताने बाने सेपरेटिस्ट मूवमेंट से और इसके साथ साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ भी मिलते हैं। इस सिलसिले में जब वहाँ पे 2-3 दिन पहले हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने रेड किया और उनके साथ क्रॉस फायरिंग में 2 दहशतगर्द मारे गए जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। उससे पहले भी अगर आपको याद होगा, जब हमने ये सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे शुरू किया इस ऑपरेशन को, तो बहुत सारी सहमगोइयां हुई और शायद इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की गई, जो कि बात बिल्कुल गलत थी। इसकी लॉजिस्टिक्स की तैयारी और बहुत सारी तैयारियां पहले से हो रही थी और इसका बंदोबस्त हम कर रहे थे। वेलकम बैक जी। हम इससे पहले पिछले घंटे में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे थे ना कि क्या होगा, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद हैं। उस मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा हैं जो पीपल्स पार्टी की तरफ से तश्कील दी गई है। कायरा साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। कायरा साहब, अदालत में आप हमने देखा मीडिया के बाहर आए, सब लोग बात कर रहे थे, मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए अदालत से बाहर आए और मुज़ाकरात की अदालत के अंदर भी बात होती रही, बाहर भी बात होती रही, लेकिन दरअसल लचक किसी में नज़र नहीं आई आफ्टरवर्ड्स। हुकूमत अब भी कह रही है, जिसका आप भी हिस्सा हैं, कि इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। तो इस माहौल में सर बातचीत का अमल कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, इस वक्त तो सबकी पोजीशंस अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए हमने बिल्कुल अपना प्रोसेस शुरू कर रखा है। हमने अदालत के कहने से पहले, अदालत में तो ये बात कल हुई ना, पीपल्स पार्टी ने पिछले 4 हफ्ते से पहले ये काम शुरू किया हुआ है। हमारे लीडरशिप का रिकॉर्ड के ऊपर बयानात हैं असेंबलियों में, लिहाजा हमारी तरफ से तो, और हम समझते हैं, हमारा तजुर्बा ये है, हमारा सबक ये है कि सियासी जमातें डायलॉग से मुफर नहीं करती और कोई जमात भी, हमारे इत्तेहादियों में भी कोई जमात सियासी डायलॉग से इनकारी नहीं है। डायलॉग किससे होना है उसके बारे में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्होंने खुद लोगों के बारे में, जो जमातों के बारे में, उनकी क़यादतों के बारे में जो कहा हुआ है, जो रवैया अख्तियार किए रखा। रही बात कि हम कह रहे हैं अक्टूबर में होगा, इस वक्त तो यकीनन हमारी यही पोजीशन है। इस वक्त अदालत की क्या पोजीशन है? अदालत डायलॉग का भी कह रही है, लेकिन कह रही है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब की भी पोजीशन अपनी जगह है। जब डायलॉग में बैठेंगे, वहाँ कोई रास्ते निकलेंगे, तो तब हम अपनी पोजीशनों से अदरवाइज कोई बात करेंगे ना। फिलहाल तो जब आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं अपनी पोजीशन पर रह के बात करूँगा। अच्छा कायरा साहब, ये भी बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है मुज़ाकरात की चैंपियन बनी है, लेकिन कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बड़े स्ट्रॉन्ग उनके ये स्टेटमेंट है। तो अगर आपकी जमात ऐसा ही समझती है तो फिर अदालत में एक तो क्यों गए थे, क्या लेने गए थे, और जरदारी साहब ने कैसे चीफ जस्टिस की जानिब से मुज़ाकरात की तजवीज़ की, तारीफ़ की, क्योंकि ये तो बड़े खुले तजाद हैं, और क्यों आपकी जमात जो है वो इतनी डिस्क्रिपेंसीज रखती है? देखिए, कोई खुला तजाद नहीं है, बिल्कुल तजाद नहीं है। हमने अदालत के इस फैसले की, या जो अदालत की तजवीज़ थी, इसकी तारीफ की। जरदारी साहब ने भी की, मैंने पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए अदालत में भी की। लेकिन अदालत से ये भी इस्तदा की कि ये आपका काम नहीं है।
हमें डायलॉग को सियासी जमातों के अंदर होना चाहिए। अदालत इसमें ना आर्बिट्रेटर बने ना पंचायत करे, बल्कि अगर सियासी फैसले, मैंने तो कल वहां कहा कि अगर सियासी फैसले अदलिया के ऐवानों में होते हैं तो एक तो वो फैसले दुरुस्त नहीं हो पाते, दूसरा मुतनाज़ा फैसलों की सूरत में वो फ्रूटफुल नहीं होते। लिहाजा सियासी जमातों को बैठने दीजिए और वो रास्ता निकालेंगे, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो बिलावल साहब ने कहा वो ये है कि अदालत हमें कह रही है कि जी 14 मई को और जो मेरी डेट है बिल्कुल वो फिक्स है। तो ऐसी सूरत में अगर अदालत ये कह रही है कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं तो रास्ता निकला जा सकता है, तो इकट्ठे होने के लिए, डिफरेंसेस दूर करने के लिए ये कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन तो नहीं है। आपने लोगों को कायल करना है इतने बड़े इत्तेहाद को, और ईद के दिनों में तो ये बातें नहीं हो पाएंगी। लिहाजा हमने ये कहा, हमने ये तो नहीं कहा ना फैसला खत्म कर दे, हमने ये कहा उसको होल्ड करें। उसके होते हुए उस दबाव का तासर नहीं होना चाहिए। अच्छा खैरा साहब, एक बड़ी अहम बात आपसे पूछनी है। नून लीग पीटीआई कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को भी मुज़ाकरात में सहूलतकारी का काम अंजाम देना चाहिए। कुछ हल्के आपको पता है और भी कह रहे हैं कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट बीच में नहीं पड़ेगी सियासी जमातें किसी एक तारीख पर मुत्तफिक नहीं होंगी। आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? नून लीग पीटीआई का मौक़िफ़ तो पता लग गया हमें, आपको भी ये लगता है, पीपल्स पार्टी को भी ये लगता है कि ये जो सियासी कश्ती है ये अकेले सियासी जमातें पार नहीं करा पाएंगी? सियासी जमातों ने इस मुल्क के अंदर पैदा होने वाले बहुत सारे बहरानों पे इत्तेफाक राय किया है। कोई सोच सकता था कि मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद वो किसी इत्तेफाक राय पे पहुंच के इस मुल्क में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लेंगे? कोई सोच सकता था कि हम सारे इत्तेफाक राय से 18वीं तरमीम कर लेंगे? कोई सोच सकता था कि NFC हो जाएगा? ये बात मुमकिन नहीं थी, लेकिन हुई। सियासी जमातें विल रखती हैं। हमारा तजुर्बा ये है, हम एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इस फार्मूले के तहत चलना चाहिए। ये है जान जो खान साहब ने पैदा किया हुआ है कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। सियासत का ये रवैया कभी कामयाब नहीं और कभी फ्रूटफुल नहीं हो सकता। बिल्कुल सियासी जमातों के इस अमल में ना एस्टेब्लिशमेंट को रोल अदा करना चाहिए, ना अदलिया का इसमें कोई रोल होना चाहिए, बल्कि को बैठ के बिल्कुल निकालें। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। 27 तक का सभी वेट कर रहे हैं। आपने भी कहा ईद के दिनों में तो ऐसी बातें नहीं हो सकती। अब ईद के दिनों के गुजरने के बाद, मैं तो कहती हूँ ईद के दिनों में भी कर लें, कुछ और तो छोड़ा नहीं है, तो क्यों ईद को इतनी क्यों अहमियत दी जा रही है? कर लें, जो बातें करनी है। ब्रेक के बाद मिले। वेलकम बैक जी, क्या हाल चाल? बहुत सी मूवीज़ तो आ ही रही होती हैं ईद के इर्द, लेकिन एक का हम जिक्र करना चाहते हैं बिकॉज उसमें हैं फवाद खान, मेरे फेवरेट। तो मनी बैक गारंटी मूवी आ रही है, कल रिलीज़ हो जाएगी सुबह, और मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं फैसल कुरैशी, जो फ़नी वाले फैसल कुरैशी है ना, उनसे और हमारे शो पे भी होंगे। नॉट फवाद, तो आई विश फवाद बोलते हैं, बट ही डिडंट कम, ही इज नॉट कमिंग, तो बाकी सारे होंगे हमारे शो पे। प्रीमियर हुआ है कल कराची में, रंगारंग जिसे कहते हैं ना, ये जुड़ा होता है, ये लफ्ज प्रीमियर के साथ जुड़ा हुआ है। रंगारंग प्रीमियर देखिए फिल्मी शख्सियात के साथ। कराची के निजी सिनेमा घर में फिल्म मनी बैक गारंटी का रेड कारपेट क्या सजा। फिल्म बीनों की बड़ी तादाद अपने पसंदीदा अदाकारों को देखने के लिए उमड़ आई। कोई स्टार अपने फैंस के साथ सेल्फियां बनाता रहा तो कोई सवालात के जवाबात देता रहा। प्रोड्यूसर शायान अली का कहना था कि ये फिल्म एक सियासी सटायर है जिसे फिक्शन के जरिए बड़ी स्क्रीन के लिए बनाया गया है। डायरेक्टर फैसल कुरैशी का कहना था कि ये इनका डेब्यू है और उम्मीद है कि फिल्म सुपरहिट साबित होगी। मेला लूटने वालों में मिकाल जुल्फिकार भी थे, जो इस फिल्म में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तानी सिनेमा को अपनी आइडेंटिटी बनानी है, और ये उन मूवीज़ में से है जो आप बॉलीवुड से नहीं रिलेट करोगे, हॉलीवुड से नहीं रिलेट करोगे, लेकिन आपको लगेगा ये एक नया जॉनर है, एक नया सिनेमा है। ये वो सिनेमा है जो पाकिस्तान को चाहिए, ये पाकिस्तान की अपनी पहचान है। फवाद खान का कहना था कि पाकिस्तानी सिनेमा कई मराहिल से गुजरने के बाद अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। After a very long time, and it is a bit risky because things can get edgy, but I'm hoping that people enjoy it and it's taken in good taste. फिल्म मनी बैक गारंटी ईद उल फितर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ वक्कास आलम मंगारिया, जियो न्यूज़ कराची। This film looks good. To be honest, this film looks good. So you have to watch our show tomorrow morning, Eid Special, जिसमें
ये सारे होंगे और बड़े मज़ेदार गप्पें लगेंगी। ओके, अब बैक टू ईद शॉपिंग, क्योंकि उससे पहले ईद है। तो ईद शॉपिंग अब कहाँ हम जा रहे हैं जी? डेरा इस्माइल खान जा रहे हैं। सईदुल्लाह मरवत हमें बता रहे हैं कि वहाँ क्या शॉपिंग हो रही है। हर शहर और हर घर, बल्कि घर घर की एक ही कहानी है कि बाप रे बहुत गिरानी है। गाहक दुकानदारों को देखकर शर्मा रहे हैं और जो दुकानदार हैं वो गाहकों को बल्कि रो रहे हैं। सूरत हाल ये है कि वो जगहें या वो मार्केटें, वो मराकज़ जहाँ पे तिल धरने को जगह नहीं होती थी, अब वो वीरानी का मंजर वहाँ पे देखा जा रहा है। इस तरह की ईद पाकिस्तान में नहीं देखी गई। यहाँ पे वो मराकज़ जो कि दिन रात यहाँ पे तिल धरने को जगह नहीं होती थी, अब ये मंजर है कि वो बिल्कुल ही खाली है। बहुत सारे तो दुकानें बंद करके चले गए हैं। ये शहर का एक मेन मरकज़ है, मियाँ कमर्शियल मार्केट। इसके साथ चौगला हो जाता है, रहीम बाज़ार है, कमिश्नरी बाज़ार है, भाटिया बाज़ार है। ये तमाम बाज़ार ऐसे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, मगर अब सूरत हाल ये है कि ये यहाँ पे कारोबारी लोग नहीं हैं। सूरत हाल उनके मुताबिक ये है कि लोगों के अंदर वो खुशी का वो समा पैदा नहीं हो रहा, जो कि आमतौर पे ईद का खासा रहता है। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें नज़र आई, डेरा इस्माइल खान तो जाना पड़ेगा। वो देखा था आपने, वो एक गली के ऊपर जो एक वो बना हुआ था, कुछ पैसेज वे टाइप, गार टाइप, दिखा सकते हैं दोबारा? गार गार क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ पैसेज वे, जैसे कोई घर टाइप बना हुआ था एक गली में, 2 बिल्डिंग्स के बीच में ऐसे ब्रिज जैसे बना हुआ था ना। ब्रिज भी नहीं था ना, वो इतना इंटरेस्टिंग था, घर टाइप था। एनीवे, मैंने शॉपिंग ही नहीं देखी कि क्या थी, मैं वो देख रही थी। अच्छा, अभी हम जाएंगे सक्खर से। यासिर फारूकी इज रिपोर्टिंग फॉर अस। सक्खर के बाज़ारों में ख़रीदारों का रश बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो अपने बच्चों के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त सक्खर के शाही बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पे ख़वातीन बच्चों के साथ ख़रीदारी के लिए पहुँची हुई हैं, जो रेडीमेड कपड़े ख़रीदते हुए नज़र आ रही हैं। जिन ख़वातीन और बच्चों ने कपड़े ले लिए हैं वो मैचिंग की चूड़ियाँ, सैंडल्स और दीगर चीज़ें ख़रीद रही हैं। महंगाई इतनी ये सोच रहे हैं, जिस दुकान पर जाते हैं वहाँ सोचना पड़ता है कि क्या लें क्या नहीं, और लेना भी जरूरी है। ईद है, ईद को खराब नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं लिया, एक चप्पल भी हम लोग 600 की ले रहे हैं, तो इतनी महंगाई हो गई है। महंगाई की वजह से हमारी ईद भी जो है खराब हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है कि लोग खरीदने मजबूर हो गया, सोचता है खरीदे नहीं खरीदे, खाना खाएं, पेड़ पाले, बच्चे पाले या जोड़े खरीदें। यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है महंगाई के बायस, और गुज़िश्ता साल जो इस सीज़न में रश था वो रश नज़र नहीं आ रहा है अब तक बाज़ारों में। तो यहाँ तो हाँ, दिस लुक्स रियली नाइस। अभी हम जेकबाबाद जाएंगे, बल्कि आज मैं अपने एक दोस्त की जेकबाबाद नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, कोई बात आई गेस हम घर जा रहे हैं। जेकबाबाद में भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, हमाद अजहर का बाय द वे स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं कि चंद रोज़ पहले मुझे इमरान खान ने कहा था कि हमाद, मुझे तुम्हारी वफाक में ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, वो क्रिटिसिज्म कि उनको टिकट क्यों नहीं मिला एंड ऑल दैट, इसलिए मैं वज़ीर आला नहीं बना सकता। तो वो अपना पूरा प्लान तैयार है अपने दिमाग में उनका कि पंजाब में भी वफाक में भी। वेल, फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दिस फॉर 3 days एट लीस्ट प्लीज। ईद मुबारक, एंजॉय योरसेल्फ। और जिन लोगों से आप रोज़ नहीं मिलते, लाइक योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, मौका नहीं मिला रिसेंटली मिलने का, उनको ज़रूर मिले। ईद तो बहाना होती है ना। वी आर गोना सी यू टुमारो, ऑल्दो इंशाल्लाह सुबह 9 बजे।